नमस्कार। आज के इस बेहद अहम विश्लेषण में हम जिस मामले की तह तक जाने वाले हैं वो सिर्फ एक बुरी खबर नहीं है, बल्कि ये हमारे प्रशासनिक ढांचे की वो खौफनाक सच्चाई है जिसे नज़रअंदाज करना अब बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित बरगी डैम में जो हुआ वो कोई आम दुर्घटना नहीं थी। आज हम तथ्यों, सबूतों और विज्ञान के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि लहरों के बीच उस दिन असल में हुआ क्या था और कैसे चंद पैसों के लालच ने एक पूरी की पूरी त्रासदी की स्क्रिप्ट लिख दी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस केस फाइल को खोलते हैं और अपनी जांच शुरू करते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। इस पूरी कहानी का जो मूल आधार है उसे सिर्फ 3 शब्दों में समेटा जा सकता है, ममता बनाम सिस्टम। एक तरफ एक माँ का वो निस्वार्थ प्यार जो आखिरी सांस तक अपने बच्चे को सीने से लगाए रहा, और दूसरी तरफ एक ऐसा प्रशासन जिसकी लापरवाही ने उनकी जान ले ली। ये सिर्फ पानी में डूबने की घटना नहीं है, ये उन खोखले सुरक्षा दावों की पोल खोलती है जिन्हें सच मानकर आम लोग अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। आज की हमारी इस जांच का दायरा एकदम स्पष्ट रहने वाला है। हम सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हादसे की टाइमलाइन को समझेंगे, फिर उन विसंगतियों को देखेंगे जो फाइलों में छिपाई गईं, उसके बाद लापरवाही के पुख्ता सबूत, फिर विफलता का वो विज्ञान जो इस हादसे की मुख्य वजह बना, और आखिर में वो निष्कर्ष जो इस पूरे सिस्टम पर सीधे सवाल खड़े करता है। तो शुरुआत करते हैं उस मनहूस दिन से। ये बात है गुरुवार की शाम की, जबलपुर का बरगी डैम। शाम के करीब 5 बज रहे थे और पर्यटन विभाग का एक क्रूज पानी में उतर चुका था। सब कुछ एकदम सामान्य लग रहा था। अब यहाँ एक ऐसा फैक्ट सामने आता है जो किसी को भी हैरान कर देगा। ये कोई बीच समंदर की घटना नहीं है। ये डूबता हुआ क्रूज किनारे से मीलों दूर नहीं था, बल्कि सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर था। जी हां, महज 300 मीटर। लेकिन जरा सोचिए, इतनी कम दूरी होने के बावजूद बचाव कार्य में इतनी भयानक देरी हुई कि हंसते खेलते परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए। किनारे के इतनी पास होने पर भी गोताखोरों का समय पर ना पहुंच पाना, ये अपने आप में सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। और जैसे जैसे हम इस घटना की परतों को उधेड़ते हैं, कागजी दावों और जमीनी हकीकत के बीच का वो फर्क सामने आता है जो सच में डराने वाला है। एक ऐसा भ्रम जिसे सुरक्षा का नाम दिया गया था। और ये चीज इस बात को बहुत बेहतरीन तरीके से दर्शाती है। आइए इन आंकड़ों को देखते हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड कहता है कि उस दिन केवल 29 टिकट बेचे गए थे, लेकिन असलियत ये थी कि नाव पर 43 से 47 लोग सवार थे। ये कोई क्लर्क की गलती नहीं है, ये सीधे तौर पर अतिरिक्त मुनाफे के लालच में किया गया एक जानलेवा फ्रॉड था। क्षमता से कहीं ज्यादा लोगों को ठूस कर भरा गया, और वो भी प्रशासन की नाक के नीचे। इस घटना को अगर कोई दुर्घटना कहता है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबूत साफ साफ चीख कर कह रहे हैं कि ये जानबूझकर चेतावनियों की अनदेखी करने का नतीजा था। 74 किलोमीटर प्रति घंटा, ये कोई मामूली हवा का झोंका नहीं है। ये उस दिन मापी गई हवा की रफ्तार थी, एक एकदम स्पष्ट और ज्ञात मौसम की चेतावनी। इतनी तेज आंधी जो शांत लहरों को एक जानलेवा दीवार में बदल सकती है, उसके बारे में पता होने के बावजूद अधिकारियों ने पर्यटकों को पानी में उतरने की इजाजत दे दी। ये तो सीधे सीधे प्रकृति के संकेतों को नजरअंदाज करना हुआ ना। और बात सिर्फ मौसम की नहीं है, ये तो पूरी लापरवाहियों की एक चेन रिएक्शन थी। खराब मौसम को इग्नोर किया गया, नाव में क्षमता से ज्यादा भीड़ ठूस दी गई, और बच्चों के साइज की तो कोई लाइफ जैकेट वहां थी ही नहीं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि नाव चलाने वाले कोई प्रोफेशनल लाइफगार्ड या प्रशिक्षित लोग नहीं थे, बल्कि दिहाड़ी मजदूर थे जिन्हें इमरजेंसी में क्या करना है इसका कोई आइडिया ही नहीं था। और तो और पास में कोई स्टैंड बाय रेस्क्यू बोट भी मौजूद नहीं थी। देखा जाए तो ये एक ऐसा डेथ ट्रैप था जिसे पूरी तरह से तैयार करके रखा गया था। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे ज्यादा दिल दहलाता है। एक माँ जिसने लाल रंग की लाइफ जैकेट पहन रखी थी, फिर वो अपने बच्चे के साथ कैसे डूब गई? इस विफलता के पीछे का विज्ञान समझना बहुत जरूरी है। दरअसल उत्प्लावकता, या जिसे हम बॉयंसी कहते हैं, उसका विज्ञान बहुत सीधा सा है। एक लाइफ जैकेट बिल्कुल एक हवा से भरे गुब्बारे की तरह काम करती है, और इसे बड़ी सख्ती से सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के वजन को उठाने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये कोई जादुई कवच तो है नहीं, ये फिजिक्स के नियमों पर काम करता है। जैसे ही वजन की वो तय सीमा पार होती है, लाइफ जैकेट की काम करने की क्षमता तुरंत 0 हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि इस मामले में कड़ियां कैसे जुड़ती हैं जो ये बताती हैं कि बिना सही उपकरणों के क्या हो सकता है। पहला, बच्चे के लिए कोई अलग जैकेट नहीं दी गई। दूसरा, पानी में गिरने के बाद घबराहट में मां ने अपने बच्चे को बहुत कसकर पकड़ लिया। तीसरा, उन दोनों का कुल वजन उस एक लाइफ जैकेट की निर्धारित क्षमता से कहीं ज्यादा हो गया।
और चौथा नतीजा, बोयेंसी फेल हो गई और वही लाइफ जैकेट जिसे उनकी जान बचानी चाहिए थी, भारी वजन के कारण उन दोनों को पानी के नीचे खींचने लगी। एक तकनीकी लापरवाही ने ममता को भी हारने पर मजबूर कर दिया। अब इस जांच के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। ये समय सिर्फ शोक मनाने का नहीं है, बल्कि इस सिस्टम के धोखे को उजागर करके जवाबदेही तय करने का है। इसे किसी की खराब किस्मत या बैड लक कहकर टाला नहीं जा सकता। खराब मौसम का बहाना बनाना तो बस खुद को बचाने का एक तरीका है। सच तो यह है कि असल वजह सिस्टम की विफलता, मानवीय लालच और सुरक्षा प्रोटोकॉल की घोर अनदेखी थी। जब भी कोई इंसान किसी नाव या क्रूज पर कदम रखता है तो उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है, और यहाँ जो हुआ वो पूरी तरह से प्रशासनिक उदासीनता से जन्मी एक ऐसी त्रासदी थी जिसे बहुत ही आसानी से रोका जा सकता था। अपनी इस गहरी तफ्तीश को हम एक बहुत ही चुभने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या एक माँ का ये सर्वोच्च बलिदान किसी की जवाबदेही तय कर पाएगा, या फिर इसे भी फाइलों में तब तक के लिए दबा दिया जाएगा जब तक कि कोई अगली त्रासदी न हो जाए? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उस अंतिम कीमत का एहसास है जो लापरवाही के कारण चुकानी पड़ सकती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।